Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8th History playlist आप लोग देख रहे हैं. Topic is Aftermath of 1857. ये आता है चैप्टर When People Rebel के अंतर्गत. दोस्तों, इस चैप्टर में हमने पूरा 1857 का एक सिनेरियो समझ लिया है. We know what happened, how it happened, what instigated, how the British reacted, how the revolutionaries executed. वो सारी चीज़ें हमें पता चल गई है. Let's see 1857 के बाद में क्या चेंजेस आते हैं. इंग्लैंड सरकार अब इंडिया से डर गई थी. It knew very nicely that the public in India had to be one. Otherwise, English गवर्नमेंट कभी भी इंडिया के ऊपर रूल नहीं कर पाएगी. 1859 के अंत में आते आते ब्रिटिश ने टोटली इस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया था, इस रिवोल्ट को ख़त्म कर दिया था और कंट्रोल पूरे इंडिया के ऊपर वापस उन्होंने काबिज कर लिया था. बट देयर वर सर्टेन थिंग्स दैट ड्रास्टिकली नीडेड चेंजेस. कुछ चीज़ें थी जिनमें चेंजेस लाने थे. सो कुछ चेंजेस इंग्लैंड की सरकार ने अब इंडिया में करना मुनासिब समझा था. फर्स्ट, देयर वाज अ चेंज इन पावर. अथॉरिटी चेंज होना थी. ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टेकन ओवर नाउ द पावर ऑफ रूलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी हैड प्रूवन यूजलेस. इट हैड प्रूवन रियली एट्रोशियस एंड ऑल चीज़ें. इसका एक और रीज़न था दोस्तों. ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट में काफ़ी सारी खबरें निकल के आ रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी कितने गबन कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है. एग्जीक्यूटिव्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी आर काइंड ऑफ बिकमिंग लाइक पीपल टू whom we could not trust and all such things. इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो रूल जो था वो अपने अंडर ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस भेज दिया गया था. देयर वर सेवरल ट्रायल्स आउट देयर एज वेल. एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया था. सेक्रेटरी टू स्टेट ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया था एंड इंडिया को अब एक स्टेट के रूप में देखा जाने लगा था इंग्लैंड का. नाउ इट वाज सीन एज अ स्टेट. जो गवर्नर जनरल पहले हुआ करता था उसकी जगह अब एक वाइसरॉय होता था एंड वाइसरॉय वाज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्वीन. सो जो मोनार्की वगैरह होती थी, जो उस वक्त किंग होते थे या क्वीन होते थे, खैर इस वक्त क्वीन आ गई थी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अब बदलाव आने लगा था. सम रिफॉर्मेशंस वन बीइंग मेड. जो रूलिंग चीफ्स थे, जो किंग्स थे, जो नवाब्स उस वक्त थे, उनको अब अश्योरेंस दिए जाने लगे. गवर्नमेंट न्यू दैट समहाउ दीज किंग्स एंड नवाब्स ऑल्सो गो अहेड एंड लाइक प्ले बिहाइंड द पिक्चर. वो पर्दे के पीछे खेलते हैं और गेम करते हैं बॉस. उनको पटाना ज़रूरी है. तो ये जो रूलिंग चीफ्स थे उनको उनकी डिग्निटी के हिसाब से अश्योरेंस दिया गया कि अब आपकी ज़मीनें हम एनेक्स नहीं करेंगे. आपके टाइटल्स जो हैं वो आपको परमानेंट मिलेंगे. आपके बाद में आपके बच्चे उन टाइटल्स को कैरी ऑन कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें दी गई थी. बस उनको ये कहा गया था नाउ यू विल बी गोइंग अहेड एंड प्रोवाइडिंग योर सबॉर्डिनेंस टू द क्वीन. आपको बस ये मानना पड़ेगा कि आप इस क्वीन के अंडर में, आप किंग है, अपनी रियासत के किंग है, लेकिन आप क्वीन के अंडर है. आर्मी में सबसे बड़े फेरबदल किए गए दोस्तों. 1857 की लड़ाई आर्मी से ही शुरू हुई थी, सिपाही से शुरू हुई थी. तो चेंज ये किया गया, सबसे पहले एक चीज डिसाइड करी गई कि अब जो आर्मी रहेगी उसके अंदर इंडियंस की तादाद लेस रहेगी और यूरोपियन सोल्जर्स बढ़ाए जाएंगे. साथ ही साथ कुछ खास रिक्रूटमेंट्स पे भी ध्यान दिया गया. नाउ दे नेवर वांटेड टू हैव आर्मी सोल्जर्स फ्रॉम अवध, फ्रॉम बिहार, यूपी एंड ऑल एरिया. इनको नहीं चाहिए था. दे न्यू दैट दे आर काइंड लाइक थोड़ा सा दे आर रेवोल्यूशनरीज. तो गुरखा, सिख और पठान को ज़्यादा रिक्रूट करने लगे. लॉयल्टी. मुस्लिम्स की यहां पे थोड़ी सी पीड़ा बताना चाहूंगा दोस्तों. इसके बाद ब्रिटिशर्स ने जाने क्यों मतलब लाइक समझ में नहीं आता, दे वर सेकुलर्स,
मुस्लिमों की ज़मीनें, मुस्लिमों की प्रॉपर्टियां कॉन्फिस्केट करना शुरू करी थी। एक ऐसे रूप में मुसलमानों को देखा जाने लगा था कि दे आर द वंस हु हैड स्टार्टेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड उनको घरों से निकाल निकाल के मारा जा रहा था। रिलीजन के प्रति अब ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड थोड़ा सा शांत हुआ था। दे न्यू के रिलीजियस एक्टिविटीज, रिलीजियस लाइक डिसइम्बैलेंसेस में हाथ घुसेरना मतलब आग में हाथ डालने के समान होता है। ये तो खैर आज भी हम जानते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने अब थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड दिखाना शुरू करा टुवर्ड्स इंडियन कस्टम्स एंड रिलीजन्स। फाइनली जो रिच थे, मतलब जो लैंड ओनर्स और जो जमींदार्स थे, क्योंकि ये लोग मेन थे जो रिवॉल्यूशन में और साथ में आके कूद भी पड़े थे, तो इन लोगों को भी पैसिफाई करना था। इन लोगों को इनके प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा भी हुआ था कि इंडियंस ने, जो रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने जमींदार और लैंड ओनर्स पे अटैक करना शुरू करा था। जो भी फिरंगी के साथ है बॉस उसको मारो, तो वो चीज़ होने लगी थी। तो अब इनकी सेफ्टी के लिए नए एक्ट्स बनाए जाने लगे। दे वर एक्चुअली प्रोवाइडेड सिक्योरिटी नाउ, दे वर प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन। इनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दी गई और ये भी कहा गया अब आपके पास में ज़मीनें रहेगी तो उस पर अब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी किए जाने लगे थे। सो नाउ यू नो व्हाट ऑल चेंजेस वर ब्रॉट आफ्टर 1857 एंड द बिगेस्ट थिंग वाज दिस कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चली गई थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली इंडिया में अपने कदम पसार रही थी। क्या ये अच्छा था या ये फिर से एक नए आंदोलन की शुरुआत थी? We'll find it on in our later videos. Stay tuned my friends. Thank you very much for attending my sessions. कुछ भी डाउट्स रहे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं. I'll be replying back. Also you can find me on Insta. I'm on WhatsApp. You can have my number. Anything my friends. Thank you very much. Take care. Bye bye.